MK बेरीवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम +2 केमिस्ट्री जो सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन है उसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इससे पहले हम जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में हम कुछ 2-3 टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे परसेंटेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं, मोलरिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उनमें क्या रिलेशनशिप है मोलरिटी और स्ट्रेंथ में। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेलिटी, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि नॉर्मेलिटी होती क्या है, इसको हम डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात आती है कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उनको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट की कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास, जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी सोल्यूट गिवन है भी ये सोल्यूट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करें सोल्यूट के, तो सोल्यूट का गिवन मास जिसको हम वेट ऑफ सोल्यूट भी बोलते हैं डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इसकी जगह हम नॉर्मेलिटी की जगह हम ये लिख सकते हैं। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये रखें तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे WB बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां तक हम गिवन मास भी जो भी स्टेटमेंट है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो गिवन मास है वो भी आपको स्टेटमेंट में दिया होगा। और इसके बाद हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करें किसी भी सोल्यूट का। तो इक्विवेलेंट मास जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है, तो अब बात आती है कि इक्विवेलेंट मास सोल्यूट का हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए उस सोल्यूट का जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए, सोल्यूट का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। अब मोलिकुलर मास भी कोई भी सोल्यूट है उसका हम जो भी फॉर्मूला होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि N फैक्टर का हम कैलकुलेट कैसे करें। अब अगर आपको N फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया तो हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू रख के हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब इस N फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करें। N फैक्टर को कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB जिसको हम बोलते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय N फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर तो सबसे मेन बात है कि ये जो N फैक्टर है इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। अब जो N फैक्टर को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो N फैक्टर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है भी जो भी सोल्यूट है वो एसिड है या फिर बेस है या कोई साल्ट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब N फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें
जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी उस स्टेटमेंट में जो सोल्यूट गिवन है उस सोल्यूट को ये देखना होगा कि आइडेंटिफाई करना होगा कि सोल्यूट जो है वो एसिड है, बेस है, साल्ट है या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसके बेस पे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है एन फैक्टर को कैलकुलेट करना, और अगर एन फैक्टर जो कैलकुलेट करना अगर आपको आता है तो आप नॉर्मेलिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करें। बहुत ही आसान है एन फैक्टर, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम करते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड। अब एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड, मतलब कोई भी एसिड है वो कितने H प्लस आयन रिलीज करता है वो होता है उस एसिड के एन फैक्टर के बराबर। मतलब किसी भी एसिड अगर कोई सोल्यूट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसका एन फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो जो भी एसिड जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं उस एसिड का एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लिया एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसको इन सॉल्यूशन बनाएंगे तो इससे जो H प्लस आयन बनेंगे, इसमें एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू रहेगी 1। मतलब अगर HCl सोल्यूट है तो उसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया H2SO4 है, H2SO4 है तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो इससे 2 H प्लस आयन बनेंगे। तो 2 H प्लस आयन अगर ये रिलीज करेगा तो इसके लिए एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। इस तरीके से कोई और एसिड भी हो सकता है, जैसे मान लिया कार्बोनिक एसिड है तो ये भी अगर डिसोसिएट होगा तो ये 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो इसके लिए भी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो किसी भी एसिड के लिए अगर हम एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होगा, तो उस एसिड के अंदर जितने H प्लस आयन रिलीज होंगे वही उस एसिड के एन फैक्टर के बराबर होगा। जैसे मान लिया एसिटिक एसिड है, इसको हम देखते हैं तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन बनेंगे और एक H प्लस आयन रिलीज होगा तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1। इस तरीके से ये जो हमने बताया था ये 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा और कार्बोनेट आयन बनेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसिड के लिए एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करते हैं भी, अगर जो सोल्यूट गिवन है वो अगर हो कोई बेस, तो बेस के लिए अगर हम एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ ए बेस। मतलब कोई भी बेस जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, वो उस बेस के एन फैक्टर के इक्वल होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई बेस का, जैसे मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये डिसोसिएट होता है तो इससे एक OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। तो इसका मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1। अगर मान लिया कोई और बेस है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये डिसोसिएट होता है तो ये बनेगा Ca2 पॉजिटिव और इसमें से जो OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे वो होंगे 2। तो इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। इसी तरीके से अगर मान लिया कोई और बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर डिसोसिएट होता है तो इससे बनते हैं एल्यूमिनियम आयन और इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं वो होते हैं 3। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी सोल्यूट है अगर वो है बेस, तो बेस के लिए अगर हमें एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे उस बेस के अंदर वही उस बेस के एन फैक्टर के बराबर होगा। और किसी भी बेस के लिए जो एन फैक्टर या जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं उसको हम उसकी एसिडिटी भी बोल सकते हैं। जो एन फैक्टर है बेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। जैसे ये कहीं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी,
2 होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी 3। इससे पहले जो हमने एसिड पढ़ा, एसिड के लिए एन फैक्टर, उसके लिए एसिड के अंदर जो एन फैक्टर हमने अभी इससे पहले किया तो उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे HCl के लिए जो बेसिसिटी होती है वो होती है 1। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बेसिसिटी होती है वो होती है 2, जिसको हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब एसिड के अंदर जो एन फैक्टर है उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं, और जो बेस के अंदर जो एन फैक्टर की वैल्यू आती है उसको हम एसिडिटी भी बोलते हैं। अब इनको एसिडिटी या बेसिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से जो H+ आयन रिलीज होते हैं, तो HCl एक H+ आयन रिलीज करता है तो वो एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं भाई बेस को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। और बेस क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसके अंदर जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसकी एसिडिटी। और इनको हम शॉर्ट में समझने के लिए एन फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि उनके अंदर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे या एसिड के अंदर जितने H+ आयन रिलीज होंगे उसके इक्वल होगा। तो एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। इसके बाद हम करते हैं एन फैक्टर फॉर साल्ट। भी किसी भी साल्ट के लिए एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करें। थर्ड जो है फॉर सॉल्ट। अब साल्ट के लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी इट इज इक्वल एन फैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी भी साल्ट के अंदर जो टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वो उस साल्ट के एन फैक्टर के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया साल्ट है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होता है इससे बनता है Na+ और Cl नेगेटिव। तो इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1। मतलब सोडियम क्लोराइड के अंदर क्योंकि कोई भी साल्ट है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो इसलिए या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो उस साल्ट के एन फैक्टर के बराबर होगा। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है अगर साल्ट है, तो अगर ये डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनते हैं और 2 Cl नेगेटिव बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी 2 ही है, एक Cl के ऊपर 1 माइनस और 2 Cl के ऊपर 2 माइनस होगा, तो इसके लिए एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। तो इस तरीके से साल्ट के लिए हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। अगर ये डिसोसिएट होता है तो इससे 2 एल्यूमिनियम आयन बनते हैं और 3 SO4 2 नेगेटिव आयन बनते हैं। अब इसके लिए एन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? एक एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है वो है 3 पॉजिटिव, तो 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होगा 6 पॉजिटिव। या हम नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट करें तो एक SO4 के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव और 3 SO4 के ऊपर कितना होगा 6 नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव या 6 नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 के इक्वल। तो इस तरीके से हम साल्ट के लिए भी एन फैक्टर है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है एन फैक्टर साल्ट के अंदर? उसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उस साल्ट के एन फैक्टर के बराबर होता है। तो इस तरीके से अगर किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट दिया हुआ है साल्ट तो उसके लिए एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो सोल्यूट है वो गिवन हो कोई ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, उसका हम एन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी भी जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है उसके अंदर जो एन फैक्टर है वो होता है एन फैक्टर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो जब वो उस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, चाहे उसने लॉस किए हों चाहे उसने गेन किए हों। मतलब किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं, या तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होते हैं, तो उसके इक्वल होता है एन फैक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी हम आसानी से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होता है, जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में मतलब यूज होता है। जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन में या टाइट्रेशन जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें भी ये यूज होता है। तो अगर हम मान लिया KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एसिडिक मीडियम में भी बिहेव करता है, मतलब एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, बेसिक मीडियम में भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और न्यूट्रल मीडियम, तो तीनों ही मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये एसिडिक मीडियम में भी मतलब इजीली वर्क करता है, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। इसी तरीके से भी फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर KMnO4 का यूज होता है इन एसिडिक मीडियम, तो जब भी हम एसिडिक मीडियम में इसको कन्वर्ट का मतलब यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट होता है इसमें Mn2 पॉजिटिव में। मतलब यहाँ पर जो पोटेशियम है या ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो जो भी कंपाउंड बनता है तो उसमें मैग्नीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 2 पॉजिटिव। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, जैसा कि हमने +1 में सीखा था, रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +7। तो इसका मतलब +7 से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसमें +2। तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब इसने क्या किए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो जो KMnO4 इस किसी प्रोसेस के अंदर अगर इस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +7 से +2। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो कितने हुए, 5 हुए। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5। तो किसी भी रिएक्शन में जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर गेन करे, तो वो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एन फैक्टर के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर KMnO4 का हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इन बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इससे बनता है K2MnO4। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। इसी तरीके से यहाँ होगा +6। अगर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से तो ये आएगा +6। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस इक्वेशन में मतलब जब भी KMnO4 का बेसिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये इस कंपाउंड में चेंज होता है, और उस टाइम इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1। मतलब KMnO4 जो है, KMnO4 वो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि हम उसका कौन से मीडियम में यूज करते हैं। अगर हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो एन फैक्टर की वैल्यू 5 होगी, बेसिक मीडियम में यूज करते हैं तो एन फैक्टर की वैल्यू होगी 1। इसी तरीके से अगर हम इसका हम यूज करते हैं न्यूट्रल मीडियम में, मतलब KMnO4 का ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं न्यूट्रल मीडियम में, तो ये बनता है
O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +7 और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा +4। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं भी इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसने इस इक्वेशन में +7 से अगर +4 हो गया तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसका मतलब इस न्यूट्रल मीडियम में इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू आएगी 3। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं वो उस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में जैसे n फैक्टर की वैल्यू आई 5, बेसिक मीडियम में n फैक्टर की वैल्यू होती है 1 और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 के लिए जो n फैक्टर की वैल्यू होती है 3। तो इस तरीके से हम एसिड के लिए, बेस के लिए या फिर साल्ट के लिए या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए n फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब नॉर्मेलिटी जब हमें कैलकुलेट करनी हो तो वहां चाहे जो सोल्यूट है वो चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे एसिड, बेस, कोई साल्ट या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए सभी के लिए हम n फैक्टर कैलकुलेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके बाद हम नॉर्मेलिटी भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला देखें तो जो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमने बता दिया। कोई भी सॉल्यूट गिवन है तो उसके लिए n फैक्टर आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम ये देखें कि कोई भी मान लिया सॉल्यूशन है और उसके लिए हमें भी आपको मोलरिटी गिवन है, उसको नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, नॉर्मेलिटी गिवन है मोलरिटी में चेंज करना है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी जो मोलरिटी इससे पहले हमने पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लिखते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब मोलरिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मतलब इस टर्म की जगह हम मोलरिटी रख सकते हैं। तो ये यहां भी है नॉर्मेलिटी की जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो WB बाय MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर हम इस टर्म की जगह मोलरिटी को रख सकते हैं तो नॉर्मेलिटी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी, इस टर्म की जगह हम रख सकते हैं मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में मोलरिटी गिवन हो, n फैक्टर हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो उससे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मेलिटी गिवन हो तो उससे मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हमें n फैक्टर की वैल्यू पता हो तो ये हो जाएगी दोनों में रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इसके बाद नॉर्मेलिटी जो है वो किसके इक्वल है? नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी की जगह हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी को ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू मोलरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इनटू n फैक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएगा, तो इसका मतलब जो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे ग्राम
इक्विवेलेंट वो किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन के एन फैक्टर की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो उससे भी हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और एन फैक्टर की वैल्यू पता है तो उससे भी हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था आज का नॉर्मेलिटी, वो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो सबसे मेन था वो है आपका एन फैक्टर कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आप उसमें एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट कैसा है, वो एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है या कोई ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी गिवन मास आपको स्टेटमेंट में दिया होगा सोल्यूट का, मोलिकुलर मास फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सोल्यूट के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी आपको गिवन होगा स्टेटमेंट के अंदर, और ये किसमें लेना आपने, लीटर में। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मेलिटी अगर आपको गिवन हो तो उससे आप मोलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एन फैक्टर की वैल्यू पता है। और ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला भी हमने इससे कैलकुलेट किया, वो हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स। एन जो होता है उसको हम नंबर ऑफ मोल्स से लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं। एनएफ क्या है, एन फैक्टर है, और ये है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं उसमें एक दो टर्म्स अभी रहती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उससे पहले आप इस नॉर्मेलिटी को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें ताकि आपको नॉर्मेलिटी के किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। जब हम एग्जांपल्स करें तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हों। थैंक यू।